आप सभी का स्वागत है। मैं सरोज मौर्य और आप देख रहे हैं असम न्यूज। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले मनकापुर में हूँ। और इनका नाम क्या है? मुन्ना लाल यादव। जो खरीदा उसका क्या नाम है? राहुल लाल यादव। कितनी जमीन बिकी है? जब मेरी जमीन बिकी है 2.5 बीघा। क्या उस पे लोन था सर? लोन हाँ बैंक नहीं है। जो लेख पत्र में जो बातें लिख के प्रस्तुत की गई, जो अभिलेख प्रस्तुत किए गए, उस आधार पर उसकी स्टाम्पदेयता का परीक्षण किया गया एवं लेख। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं सरोज मौर्य और आप देख रहे हैं असम न्यूज। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले मनकापुर में हूँ और एक मामला आ रहा है बैरीपुर जमीन का मामला, जिस जमीन पे लोन है। लोन होने के बावजूद भी वो जमीन बेच दिया जाता है और बेचने के बाद ये तक नहीं पता करते अधिकारी कि जो है क्या उस जमीन पे लोन है, इसको बेचा जा सकता है, कोई खरीद सकता है या नहीं, उसकी चौहदी दिखाई जाएगी कि नहीं। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसमें कुछ भी ना जांच पड़ताल करते हुए वो क्रेता विक्रेता एक दूसरे का लाभ उठाते हुए थर्ड पार्टी को जिसका जमीन होता है उसको परेशान कर दिया जाता है। अभी पूरा मामला क्या है, हम रजिस्ट्रार साहब से बात तो किए हैं, लेकिन पीड़ित से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं बात करके और पूरा मामला आप तक बताती हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा राम विश्वास। कहाँ रहा था आप? हम रहते हैं बैरीपुर। बाहर रहते हो या बैरीपुर? नहीं रहते, बाहर भी रहते हैं, लेकिन 2-4 महीना बाहर भी रहते हैं, 2-4 महीना अंदर भी रहते हैं मैडम जी। लेकिन हम बाहर रहते थे, ठीक है, बाहर रहते थे। हमको ये नहीं पता था, हम अपने पिताजी को खर्चा भी देते रहते थे, सारा कुछ देते रहते थे, लेकिन वो हमारे साथ धोखाधड़ी ऐसा किए कि हम प्रदेश में थे, हमको बताया नहीं। हमारे चाचा जी को वो ज़मीन उनके नाम कर दिए, ठीक है, यानी उनके साथ सौदा कर लिए। अब सौदा कर लिए, जो मर्जी कर लिए, ये मेरे को नहीं पता, उनके नाम कर दिए। अच्छा। हमको जो पता चला वो का नाम क्या है? मुन्ना लाल यादव। जो खरीदा उसका क्या नाम है? राहुल लाल यादव। कितनी जमीन बिकी है? जब मेरी जमीन बिकी है 2.5 बीघा। क्या उस पे लोन था सर? लोन हाँ बैंक से लोन था, 2 बैंक से लोन था। कौन कौन बैंक से? ग्राम विकास और एक सेंट्रल बैंक था जी, एक बैंक ऑफ बड़ौदा, एक बड़ौदा था, ठीक है। वहाँ पे लोन भी था, सारा कुछ था, लेकिन मेरे को ये पता नहीं चला लोन कैसे हुआ या नहीं हुआ, ये तो मेरे को नहीं लोन कौन लिया था उस जमीन? लोन पे लिया था वो मेरा भाई था, छोटा। अच्छा, छोटा भाई। छोटा भाई था। कितना लोन लिया था? वो लोन लिया था हमारे हिसाब से 2.5-3 लाख रुपया लिया था। बाकी उसका जैसे कोई ब्याज वो भरा नहीं, ठीक है। ब्याज बढ़ते बढ़ते आज लगभग 8 लाख नहीं, 4 साल का समय उनका बीत गया, कोई ब्याज वो भरे नहीं। होते करते उनका लगभग 8 लाख यानी उनका पूरा हो चुका मैडम जी, ठीक है। मेरे को ये बात कोई पता नहीं था। बाद में वो अपना तो फांसी फूसी लगा के अपना एक्सपायर करके वो चले गए। कौन फांसी लगा लिया? वो मेरा जो छोटा भाई था, जिस पे लोन हो गया था। हाँ, उस पे लोन हो गया था। लोन की वजह से फांसी लगा ली। अब फांसी लगा? अब ये तो नहीं पता मैडम जी कि हाँ लोन के लिए एक साल पहले। 1 साल पहले वो पहले तो पागल हो चुके थे, हम उनको पंजाब ले गए। लोन लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? अब ये तो मैडम जी हमको नहीं पता है कि उनको क्या आवश्यकता थी क्या नहीं थी, ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन वो लोन लिए, थोड़ा पैसा लिए, उसके बाद में गाड़ी गुड़ी लिए, लेकिन वो गाड़ी गुड़ी भी वो अपने ढंग से वो चला नहीं पाए मैडम जी, ठीक है। गाड़ी गुड़ी चला नहीं पाए, ना उसका कोई वो किस्त भरे, ना कोई कुछ उनका गया नहीं। होते करते उनका लगभग 7-8 लाख ब्याज हो गया, ठीक है। उसके बाद में वो पागल भी हो चुके हैं। पागल हो जाने के बाद में हम उनको पंजाब में ले गए, उनका इलाज भी कराएं, 60-70 हज़ार रुपये उसमें भी लगाएं। वहाँ से हम उनको ठीक करा के फिर लेकर आए अपने घर पे लेकर आए। उनकी बीवी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मेरे को नहीं पता है, ठीक है। वो अपना हमारे घर में ही फांसी लगा के, रस्सी लगा के पंखे में अपना ख़त्म हो चुके, ठीक है, वो मर चुके। उनसे हमसे चलिए, ये तो हो गया लोन का मामला। लोन की वजह से वो जो है परेशान होकर फांसी लगाए। अब ये बताएं आप कि ये किस दिन का मामला है जब आपका खेत दूसरे के नाम आपके पिताजी कर देते हैं? ये 17 तारीख को हुआ, 17 जून को हुआ, 17 फरवरी का 17 फरवरी का, ठीक है जी, 17 फरवरी को हुआ। ये बात को मेरे को कुछ पता नहीं चला। कैसे पता चला? ये पता चला हमारे गांव के बंदे 2-4 थे, भाई बंदे थे, जो मेरे को फ़ोन किए, मेरे को पता चला। मैं कहता हूँ सुबह उठ के मैं बुरुश मंजन भी नहीं किया, वहाँ से उठ के यहाँ पे मैं फिर भी आया। मैं आया तहसील में, सारी अपनी जो कुछ भी था मैंने हमसे उनसे किया बात, सारा कुछ किए, लेकिन हमारे बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने लोग उसमें हिस्सेदारी था उस जमीन में? 2.5 बीघे 2.5 बीघे में हिस्सेदारी
अकेले अकेले हैं? अकेले। अभी आप मतलब जमीन से जो है हाथ धो बैठे हैं। अब आपके पास हाँ, कोई मेरे जमीन पास नहीं है। कुछ नहीं, मेरे पास रहने का भी जगह नहीं है, घर में ताला भी लगा दिए बाहर सारा। कैसे रहते हो? रूम बाहर में हम मतलब कभी रेंट पे लेके? हम रूम भी नहीं लिए हैं मैडम जी, कभी हम स्टेशन पे जाके सो जाते हैं। काम क्या करते हो? काम हम पंजाब में ही करते थे, क्या काम करते हो? कभी हम रेड़ा रूड़ा का अपना कुछ सारा कुछ काम फैमिली करते। है आपकी? वाइफ हाँ, बच्चे? फैमिली मेरी है, लेकिन फैमिली हमारे घर ना होने की वजह से मैं फैमिली को अपने घर पे लेकर नहीं आया। वहीं रहते हैं साथ? वो वहीं पे छोड़ दिया। हम यहाँ पे आए हैं तो हम आप पे परेशान हैं। हम फैमिली को लेके कहाँ, एक मेरे पास है छोटा लड़का था, उसको लेकर आए हम, फिर भी साथ में लेकर उसको भी हम पूरी तरह परेशान हैं। अभी ये मामला तो हो गया, अब आपको जमीन नहीं मिलता वापस, तो आप क्या करेंगे? अब मैडम जी हम इसके विषय में क्या बताएं, हमने तो सारी कुछ कोशिश कर दी है, ठीक है, हमने जितने कोशिश था, जहाँ पे भी मेरे को बुलाए हम क्या सारा। हार मान लिए अब? नहीं, हार अभी नहीं माने मैडम, हार ना माने। आपके साथ गलत हुआ है, क्या करेंगे? कानून का सपोर्ट लेंगे? हम आगे कानून चले का जाएंगे, क्या सपोर्ट करेंगे? लेंगे, कानून का सपोर्ट लेना चाहते हैं, हम पूरी तरह लेना चाहते हैं, ठीक है। हमको ये नहीं कहते हैं कि कानून का सपोर्ट, अगर हम कानून का सपोर्ट नहीं लेंगे तो हमारा काम कोई जारी नहीं हो सकता, ठीक है। हमारे क्या कहेंगे आपके पिता का गलत कर दिए? हमारे देखो हम से आपको जो है देखो हमारे पिताजी भी गला काटे, हमारे चाचा थे वो भी मेरा गला काटे, ठीक है। वो भी मेरे से एक बार नहीं फ़ोन करके पूछे कि हाँ ये चीज़ हम बैनामा कराते हैं, कराएं कि ना कराएं। हमारे से एक बार कोई भी हमको सूचना देवे नहीं किए। हमको तो कोई गांव का बंदा था, वो हमको बताएं कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, तब मैं भाग के यहाँ पे मैडम जी आए। क्या कहेंगे, कचहरी में धांधलीबाजी होती है? पूरी तरह होती है मैडम, अगर गरीबों को सताया जाता है? पूरी तरह सताया जाता है। जैसे कि आप भी तो एक गरीब ही हैं, ठेला हम- ठुली चलाते हैं, तो हम आपके क्यों पास नहीं गरीब हैं, हम 2 बच्चे लेकर हम प्रदेश में पालते हैं। आज हम एक हिसाब कभी रोड पे, कभी हम स्टेशन पे, कहीं भी भटकते रहते हैं? भटकते रहते हैं अच्छा मैडम। ये बताइए, मान लीजिए ये मामला तूल पकड़ता है, आप कानून का सहारा लेते हैं, मुकदमा वगैरह हो जाता है, मामला आगे प्रोसेस में बढ़ जाता है, आपके जो है पिताजी, आपके चाचा जी जो जिन्होंने खरीदा बेचा, अगर वो जेल जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे? कष्ट नहीं होगा आपको? हमको कोई बात का कष्ट नहीं, कष्ट है, नहीं कष्ट है, बिल्कुल कष्ट नहीं है। चाहे जेल जाए चाहे जो जो मर्जी जाए, हमको कोई चीज़ का कष्ट इसलिए नहीं है कि वो हमारी कष्ट कोई समझे ही नहीं कि हाँ चलो उनके पास भी 3 बच्चे थे, ठीक है, दो लड़के थे, एक खत्म हो गए। नहीं उनके पास, हमारे चाचा के पास 2 लड़के हैं, लेकिन हमारे चाचा भी नहीं सोचे कि हाँ चलो ये भी हमारे घर का ही लड़का है। आज तक ना हम उनको गाली दिए, ना गुप्ता दिए, ना हम कोई बात भी किए। हम गांव गढ़ी में आते हैं मैडम जी, 10 दिन 15 दिन रह के चले जाते हैं। इसके पहले भी ऐसे मेरे साथ हुआ कि हम दूसरे के घर में मैं सो के हर एक चीज़ रोटी दूसरे से, एक हिसाब मेरा भीख मांगना ही समझ लो, ठीक है। हमको परेशानी इतना है कि ये मेरे आत्मा जानती है, हम किसी से क्या कहें, क्योंकि कानून भी मेरा साथ कोई देता नहीं है। तो क्या करेंगे? अब तो आपको कानून का साथ लेना पड़ेगा ना? लेते लेना हैं, पड़ेगा। हाँ लेना ही पड़ेगा, हम क्या करेंगे, हमको मजबूरी है लेना। अगर कानून मेरे साथ दे जाएगी, हम तो यही बार बार हम उनके दरबार पे जाते हैं, हर एक चीज़ पे जाते हैं, हर एक मिनती भी करते हैं, लेकिन मेरी मिनती कोई स्वीकार करता नहीं है। एक बार अपने गांव का डिटेल्स और नाम अपना बता दीजिए। हमारे गांव का डिटेल है यही बैरीपुर रामनाथ, ठीक है, जिला गोंडा, तहसील मनकापुर। पिताजी का क्या नाम? पिताजी का मुन्ना लाल यादव। खरीदा किसने? खरीदा ये घिराव लाल यादव। आपका नाम? हमारा नाम राम विश्वास यादव। लेडीज का नाम चलिए, तो ये था राम विश्वास यादव जी का जो है पीड़ा, जो कि मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे इनसे तो बात हुई, मेरा रजिस्ट्रार साहब से भी बात हुई, और बात होने के बाद उन्होंने सीधा पल्ला झाड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है मेरा बस इतना काम है कि कोई क्रेता विक्रेता आता है तो मैं उसका स्टाम्प देख के, पूरा कागज़ देख के मैं उस पर जो है सीधा आगे प्रोसेस बढ़ा देता हूँ। अब वो आगे अधिकारी जाने, आगे जाँच का विषय है क्या होता है क्या नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि तहसील मनकापुर में नहीं, हर जगह ये जो है गरीब के साथ ही क्रूरता करने का मामला हमेशा सामने आता है, और साफ साफ हर अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। और गोंडा में हर दिन हर एक बात को लेकर सनसनीखेज खबर बनी रहती है कि आए दिन रिश्वत लेते, कहीं जो है किसी प्रकार का पैसा लेते। सर, एक मामला बैरीपुर का आ रहा है, जो कि आपके यहाँ से जो है आज
4-5 दिन जो है पहले जमीन बेचा गया, जिसपे उस जमीन पे लोन है, और वो कैसे बिक गया सर? उसपे जो है साफ साफ है कि वो जो है उसमें कभी बेचा नहीं जा सकता, उसको दान नहीं दिया जा सकता। ऐसे कैसे आपके तहसील से आप द्वारा, आपके जो है उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसे कैसे उसको बेचा गया उस जमीन को? जो लेख पत्र प्रस्तुत हुआ न तो उसमें कोई ऐसा वर्णन था, न उसके साथ प्रस्तुत किसी अभिलेख में ऐसा वर्णन था जिससे ऐसा प्रतीत हो कि यह भूमि कुर्क की गई है। इस वजह से पंजीकरण और लेख पत्र की वैधता से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कोई सरोकार नहीं है। जो लेख पत्र में जो बातें लिख के प्रस्तुत की गई, जो अभिलेख प्रस्तुत किए गए, उस आधार पर उसकी स्टाम्पदेयता का परीक्षण किया गया एवं लेख पत्र का पे बयान होने पर और निष्पादन स्वीकार करने पर पंजीकरण की कार्रवाई विधिक ढंग से की गई। इसके पश्चात आज मैं शिकायत आने पर उसका स्थल निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता और उनका विक्रेता उपस्थित था। उनकी उपस्थिति में गांव वालों के सामने उसका स्थल निरीक्षण किया हूँ। अभी मैं उसमें जो स्टाम्प की कमी है उस पर बात दर्ज कराने के लिए रेफर कर रहा हूँ। क्या कोई जमीन जब बेचने को आता है, कोई खरीदने को आता है, तो क्या इन सब चीजों की जानकारी नहीं ली जाती है कि उसमें क्या जो है, क्या है, मेन चीज क्या है? लेख पत्र प्रस्तुत होने पर उसके स्टाम्प से संबंधित जानकारी लिया जाता है, जिससे उसका स्टाम्प का सही निर्धारण किया जा सके। लेख पत्र की वैधता से उसके लीगलिटी को के संदर्भ में उपनिबंधक का कोई दायित्व नहीं है। इस वजह से हम लोगों के द्वारा लेख पत्र की वैधता का परीक्षण नहीं किया जाता है। यह न्यायालय का कार्य है। किसी भी लेख पत्र की वैधता का परीक्षण करना न्यायालय का कार्य है। चूंकि न्यायालय ये देखेगी, आगे के न्यायालय इन बातों को देखेंगे कि उस लेख पत्र में मेरिट है कि नहीं है। हमारे स्तर से केवल उसने, अगर विक्रेता निष्पादन स्वीकार कर रहा है, उस पर उचित स्टाम्प अदा है, तो मेरा कार्य है कि उसका रजिस्ट्रेशन करूं। जो भी है स्टाम्प पे लिख दिया जाए अपनी मर्जी से, जो खरीदने वाला है, बेचने वाला है, उसकी चौड़ाई, लंबाई और जो है दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखा जा रहा है और आराम से जो है लिख दिया जा रहा है। ये आप लोग की कोई जिम्मेदारी होती ही नहीं है? नहीं, इसमें उपनिबंधक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। न तो उपनिबंधक का ये कार्य है कि लोगों को बाधा डालना रजिस्ट्रेशन में। अगर कोई लिख रहा है कि ये उसकी जमीन है और इसका ये नाप है, तो मेरा कोई ये तो गलत कार्य होगा कि उपनिबंधक उसमें बाधा डाले। उपनिबंधक के सामने जो लेख पत्र प्रस्तुत हुआ, उसमें जो बात वर्णित है, उसके आधार पर लेख पत्र का पंजीकरण किया जाता है। निष्पादन क्रेता विक्रेता, अगर भूमि में लीगलिटी में कोई समस्या है तो इसे क्रेता का कार्य है कि वो देख ले कि जो जमीन खरीद रहा है वो कैसी जमीन है। तो कैसे सारी जिम्मेदारी क्रेता विक्रेता की होती है? पूरी जिम्मेदारी क्रेता एवं विक्रेता की है। बाकी यहाँ जो अधिकारी है जिसपे जो है देख के काम करते हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। उपनिबंधक की कोई उपनिबंधक का यह कार्य ही नहीं है कि किसी लेख पत्र की वैधता को देखे। तब तो सर ऐसे देखा जाएगा तो बहुत सारी जमीनें ऐसे ही बिक जाएंगी, लोग परेशान रहेंगे। यही मामला सामने नहीं, कोई परेशान नहीं होता है। यहाँ रोज रजिस्ट्री होती है। 10,000 एक साल में रजिस्ट्रियां होती हैं और हम लोग जानते हैं कि किसी मामले में कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। कोई भी व्यक्ति जो जमीन खरीदता है, रुपया देता है, और वो ऐसी जमीन नहीं खरीदता है, वो भी पूरा परख के खरीदता है। और ऐसे किसी के बेचने से कोई जमीन बिक नहीं जाती। जब तक जिसकी जमीन होती है तभी उसका नामांतरण होगा। अगर भूमि की लीगलिटी में कोई समस्या होगी तो उसे आगे के कोर्ट देखेंगे। नायब तहसीलदार, SDM इत्यादि जो न्यायालय है उसका परीक्षण करेंगे। कोई किसी को दिक्कत होगी, हक तलफी होगी, तो सिविल कोर्ट उसका क्षेत्राधिकार है, उसे देखा जाता है। और उपनिबंधक का यह कार्य है कि लेख पत्र में अगर वर्णित तथ्य के अनुसार स्टाम्प अदा है और विक्रेता निष्पादन स्वीकार कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रीकरण करे। रजिस्ट्रीकरण में कोई बाधा डालने का उपनिबंधक का न तो कार्य है और न ये कोई तरीका है। तो क्या मानते हैं कि जो काम हुआ है बहुत सही है? पंजीकरण का कार्य पंजीकरण अधिनियम, पंजीकरण के जो मैनुअल हैं उनके अनुसार बिल्कुल उचित ढंग से पूरी कार्रवाई पूरा करते हुए हुआ है।